Hello guys, how are you? All of you are cordially held on my YouTube channel English with ज्ञानचंद शर्मा। और आज हम फिर से इस सेशन में बेसिक इंग्लिश के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 3 को लेकर के। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट को कैसे डिटेक्ट करें, सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएं। तो हिंदी में मैंने लिखा सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएं। ठीक है, इसी को हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, हाउ टू फाइंड आउट, हाउ टू डिटेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई या हाउ टू ट्रेस आउट सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का पता कैसे लगाएं। जैसे मैंने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए, हाउ टू आंसर दिस क्वेश्चन। मोबाइल कॉल कैसे किया जाए, हाउ टू मेक अ मोबाइल कॉल। ठीक है, चाय कैसे बनाई जाए, हाउ टू मेक टी। तो इसी तरह से मैंने कहा हाउ टू फाइंड आउट, कैसे पता लगाएं, हाउ टू डिटेक्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई, ट्रेस आउट वही पहचान करना, सब्जेक्ट की पहचान कैसे करें। तो देखिए एक सिंपल सा तरीका है कि क्रिया के दो प्रकार होंगे, मैं आगे चल के पढ़ाऊंगा। दो यानी या तो एक्शन होगा क्रिया में या एक्शन नहीं होगा। तो जिन वर्ब्स में एक्शन होता है उनमें हम क्या करेंगे, क्रिया प्लस करने वाला कौन। और अगर क्रिया प्लस करने वाला दिया हुआ है तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, कर्ता। यानी मैंने क्या लिखा, वर्ब प्लस हु परफॉर्म्स, क्रिया को कौन परफॉर्म करता है, और यही हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। क्रिया प्लस करने वाला कौन बराबर करता, यानी जो वर्ब है उसको हु परफॉर्म्स कौन करता है। ठीक है, तो देखते हैं अब हम। मैंने लिखा दो कुख्यात अपराधी एक महिला की दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं। हिंदी का सेंटेंस है। सबसे पहले हम आएंगे क्रिया पर। तो क्रिया है हत्या कर देना, वर्ब यहां पर क्या है, हत्या करना। अब हत्या करने वाला कौन, मैं हिंदी में लिखूंगा पहले, हत्या करने वाला कौन। तो आंसर दिया हुआ है दो कुख्यात अपराधी। भाई हत्या करने वाला कौन, तो साफ दिया हुआ है दो कुख्यात अपराधी। इंग्लिश में मैं लिखूंगा हूं मर्डर। अब वुमेन, महिला की हत्या कौन करता है, तो आंसर दिया हुआ है कौन, दो कुख्यात अपराधी। ठीक है, अब हम इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। मैंने आपको बार बार बोला है कि सबसे पहले इंग्लिश में सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट कौन है, दो कुख्यात अपराधी। तो हमने लिख दिया टू नोटोरियस क्रिमिनल्स, टू नोटोरियस क्रिमिनल्स मर्डर, दो कुख्यात अपराधी हत्या कर देते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और मैंने क्या कहा कि जो सब्जेक्ट है वो हमेशा नाउन फ्रेज होता है। ये किस फॉर्म में, एम एम एच, क्योंकि ये नाउन है, हेड वर्ड है। इससे पहले जितने वर्ड्स होते हैं वो मॉडिफायर्स होते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो नाउन फ्रेज है, लेकिन कौन सी फॉर्म में, एम एम एच में।
सब्जेक्ट चूंकि बहुवचन है इसलिए मेन वर्ब की क्या आएगी, फर्स्ट फॉर्म। टू नोटोरियस क्रिमिनल्स मर्डर अ वुमेन, एक महिला की हत्या कर देते हैं। इन डे ब्रॉड लाइट, इन डे ब्रॉड लाइट का मतलब क्या होता है, दिन दहाड़े। तो ये इंग्लिश बन गई। तो अंग्रेजी में सबसे पहला स्थान सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट के बाद यदि हेल्पिंग वर्ब आती है तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब, और यदि हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है तो सब्जेक्ट के बाद हम किसका यूज करते हैं, मेन वर्ब का। जैसे हमने यहाँ पर किसका यूज किया, मर्डर। अच्छा, अब यहाँ ध्यान देंगे आप याद कर लेंगे फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। मर्डर मीन्स होता है हत्या करना। मर्डर की सेकंड फॉर्म होती है मर्डर्ड, मर्डर। वोकेबलरी आना बहुत जरूरी है। और यदि कोई राजा रानी यानी जो लोग सत्ता से जुड़े हुए होते हैं, किसी पॉलिटिशियन की अगर हत्या होती है तो हम मर्डर वर्ड का यूज नहीं करके कौन सा वर्ड यूज करते हैं, असैसिनेट। ASSINAT, इसमें हम डी लगा देंगे, असैसिनेट, हत्या करना। ठीक है, जैसे मैंने कहा CGL में आया हुआ भी है फिल इन द ब्लैंक्स में कि दो अंगरक्षकों ने राजा की हत्या कर दी जब वह अपनी प्रजा को संबोधित कर रहा था। यानी दो अंगरक्षकों ने राजा की हत्या कर दी जब वह अपनी प्रजा को संबोधित कर रहा था। अब यदि कोई राजा रानी या सत्ता से जुड़े हुए लोग होते हैं, उनकी अगर हत्या की जाती है तो हम असैसिनेट शब्द का यूज करते हैं। तो देखो यहां भी मेन वर्ब क्या हो गई, हत्या करना। अब हत्या करने वाले कौन है, दो अंगरक्षक। ठीक है, तो इंग्लिश में सबसे पहले किसका यूज होता है, सब्जेक्ट का। तो मैंने क्या लिख दिया, टू बॉडीगार्ड्स, दो अंगरक्षक, टू बॉडीगार्ड्स द किंग वाइल, या वैन, जब, यानी जिस दौरान, ही वॉज एड्रेसिंग टू हिज सब्जेक्ट्स। या सब्जेक्ट का मतलब विषय नहीं है बल्कि सब्जेक्ट्स का मतलब क्या है, प्रजा, आम जनता। तो टू बॉडीगार्ड्स द किंग व्हेन ही वॉज एड्रेसिंग टू हिज सब्जेक्ट्स, यानी दो अंगरक्षकों ने, तो यहां पर हम किल्ड शब्द का यूज नहीं करेंगे, दो अंगरक्षकों ने राजा की हत्या कर दी। तो हम यहां पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, असैसिनेटेड, यानी दो अंगरक्षकों ने राजा की हत्या कर दी जब वह अपनी प्रजा को संबोधित कर रहा था। तो इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, और वर्ब के बाद हमें ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। अब मैंने आपको एक हिंदी का वाक्य लिख दिया, लंदन में 4 भारतीयों की हत्या कर दी जाती है। दूसरा सेंटेंस, भारत में हिंदी बोली जाती है, भारत में हिंदी बोली जाती है। थर्ड सेंटेंस, हमारे देश में प्रतिवर्ष अनेक त्योहार मनाए जाते हैं।
मैंने कहा लंदन में 4 भारतीयों की हत्या कर दी जाती है, तो हत्या करने वाला कौन? क्रिया क्या है? हत्या करना। अब मैंने कहा कि भाई हत्या करने वाला कौन? कोई नहीं, अतः सब्जेक्ट नहीं है। और यदि सब्जेक्ट नहीं है तो आप अंग्रेजी कभी भी टेंस में नहीं बना सकते। इस वाक्य में मैंने कहा कि लंदन में 4 भारतीयों की हत्या कर दी जाती है, तो हत्या करने वाला कौन? कोई नहीं। इसका मतलब सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, और सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो अंग्रेजी कभी भी टेंस में नहीं बनेगी। अब मैंने इस वाक्य में लिखा कि भाई बोलने वाला कौन? बोलने वाला कौन? क्रिया प्लस करने वाला कौन? तो यह दे ही नहीं रखा कि भाई कौन बोलता है, तो यहां भी क्या नहीं है? बोलने वाला कौन? कोई नहीं, अतः सब्जेक्ट नहीं है। मैंने कहा हमारे देश में प्रतिवर्ष अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, तो मैंने कहा मनाने वाला कौन? मनाने वाला कौन? बराबर कोई नहीं, अतः सब्जेक्ट नहीं है। ये जो 3 सेंटेंस मैंने आपको दिए कि लंदन में 4 भारतीयों की हत्या कर दी जाती है, तो इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। भारत में हिंदी बोली जाती है, बोलने वाला कौन? कोई नहीं, सब्जेक्ट नहीं है। और हमारे देश में प्रतिवर्ष अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं, तो मनाने वाला कौन? कोई नहीं, अतः सब्जेक्ट नहीं है। और इंग्लिश, अगर आपको टेंस में इंग्लिश बनानी है, अभी मैं आपको नोट डलवाऊंगा। इंग्लिश में किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट 2 तरह से यूज होता है, या तो एक्टिव वॉइस के रूप में और या वो पैसिव वॉइस के रूप में। अब चूंकि इन सेंटेंसेज के अंतर्गत सब्जेक्ट नहीं होने की वजह से हम इनकी अंग्रेजी एक्टिव वॉइस यानी टेंस में नहीं बना सकते हैं। अब हमारे सामने एक क्वेश्चन उठता है कि भाई इनकी इंग्लिश कैसे बनाई जाएगी। तो अभी मैं आपको नोट डलवाऊंगा कि अगर किसी भी वाक्य में आपके सब्जेक्ट नहीं है तो आप अंग्रेजी टेंस में नहीं बना पाओगे, एक्टिव वॉइस में नहीं बना पाओगे। लेकिन अगर वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो हम अंग्रेजी किस में बनाएंगे? पैसिव वॉइस में। तो आप अभी पहले नोट डाल लें, फिर मैं इनकी इंग्लिश बनाना भी आपको सिखाऊंगा। तो नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे ए नंबर। यदि हमें किसी भी हिंदी वाक्य की इंग्लिश टेंस में बनानी है, यदि हमें किसी भी हिंदी वाक्य की इंग्लिश टेंस में बनानी है तो उस सेंटेंस के अंतर्गत, यानी उस वाक्य के अंतर्गत, उस सेंटेंस के अंतर्गत सब्जेक्ट का होना जरूरी है। सब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है, अति आवश्यक है। यानी सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, मैंडेटरी है, रिक्वायर्ड है, कंपलसरी है, इंडिस्पेंसेबल है। ठीक है। यदि आपको किसी भी हिंदी वाक्य इंग्लिश टेंस में बनानी है तो उस वाक्य के अंतर्गत सब्जेक्ट का होना जरूरी है। दूसरा पॉइंट, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंतर्गत, यानी किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंतर्गत, वाक्य के अंतर्गत सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, और हम इंग्लिश, यदि किसी हिंदी वाक्य के अंतर्गत सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है और हम इंग्लिश टेंस में बनाते हैं, टेंस में बनाते हैं, तो इस स्थिति में सेंटेंस का रियल मीनिंग चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है।
यानी किसी भी हिंदी वाक्य में आपको सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, आप उसकी इंग्लिश किस में बनाते हैं, टेंस में, तो इस स्थिति में जो सेंटेंस का रियल मीनिंग है वो पूरी तरह से चेंज हो जाता है। तो मेरा कहना यह है कि अगर हमें टेंस में या एक्टिव वॉइस में अंग्रेजी बनानी है तो सबसे पहले सब्जेक्ट का होना मैंडेटरी है, अति आवश्यक है, रिक्वायर्ड। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उन सेंटेंसेज की इंग्लिश कैसे बनाएं, उन सेंटेंसेज की इंग्लिश कैसे बनाएं जिनके अंतर्गत सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। उन सेंटेंसेज की इंग्लिश कैसे बनाएं जिनके अंतर्गत सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। तो आप लिखेंगे हिंदी के वे सभी सेंटेंसेज जिनके अंतर्गत सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है, सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है, कि इंग्लिश हम हिंदी के वे सभी सेंटेंसेज जिनके अंतर्गत सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है कि इंग्लिश बनाने के लिए हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, और ऐसा पैसिव वॉइस में होता है। और ऐसा किस में होता है? पैसिव वॉइस में होता है। ठीक है, अब हम इसकी डिटेल से समझ लेते हैं कि देखिए, यहां ध्यान देंगे आप, जो मैंने लिखवाया उसको अच्छे से समझें। सब्जेक्ट का हम दो तरह से यूज करते हैं। एक्चुअल में वॉइस के दो प्रकार होते हैं, एक्टिव वॉइस, एक तो होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपके पैसिव वॉइस। एक एक्टिव वॉइस और दूसरा पैसिव वॉइस। यानी वॉइस के दो प्रकार होते हैं, एक तो एक्टिव वॉइस होता है, एक पैसिव वॉइस होता है। देखिए, हम ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से ही, 7th क्लास में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना। लेकिन हम एक्चुअल वैल्यू नहीं जानते हैं कि एक्टिव वॉइस का नाम एक्टिव वॉइस क्यों पड़ा है, पैसिव वॉइस का नाम पैसिव वॉइस क्यों पड़ा है, लैंग्वेज में एक्टिव वॉइस का ज़रूरत कब पड़ती है, लैंग्वेज में पैसिव वॉइस की ज़रूरत कब पड़ती है। तो आज हम देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। अभी मैंने टेंस शुरू नहीं किया, अभी हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो क्रिया के अंत में हम पढ़ेंगे ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है, ता हूँ। प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाए। ठीक है, कोई भी क्रिया के अंत में लिखता है, जानता है, अध्ययन करता है, ठीक है, प्रदूषित करते हैं, तो क्रिया के अंत में क्या होना चाहिए? ता है, ती है, ते है, ता हूँ। तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाता है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं IUVD के साथ, अथवा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES का प्रयोग करते हैं। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में किसका प्रयोग करते हैं? एस या ES का। और प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस किस में बनता है? इज RM में। और इज RM के बाद हम क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अब मेरी बात समझेंगे आप कि यदि हमें इंग्लिश एक्टिव वॉइस में बनानी है, किसी भी सेंटेंस की इंग्लिश हमें किस में बनानी है, एक्टिव वॉइस में, तो हमारे पास सब्जेक्ट का होना जरूरी है। किसका जो होना जरूरी है? सब्जेक्ट का। और यदि हमारे पास सब्जेक्ट दिया हुआ है और हम इंग्लिश बना रहे हैं तो ये क्या कहलाता है? टेंस। लेकिन अगर हमें एक्टिव वॉइस में अंग्रेजी बनानी है तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट का होना जरूरी है। अब इसका नाम एक्टिव वॉइस इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट काम करता है। किसके अंदर? एक्टिव वॉइस के अंदर। और यदि हमें लग रहा है कि हमारे पास सब्जेक्ट नहीं दिया है, हम ऑब्जेक्ट का क्या बना रहे हैं? सब्जेक्ट, तो ये क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस। और यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट तो बना देंगे लेकिन सब्जेक्ट कभी भी काम नहीं करेगा, इसलिए इसको तो एक्टिव बोलते हैं। एक्टिव का मतलब सक्रिय और ये पैसिव। हिंदी के हिसाब से एक कर्तवाच्य, एक कर्मवाच्य, यानी एक्टिव वॉइस के लिए सब्जेक्ट का होना जरूरी है और पैसिव वॉइस के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, यहाँ ध्यान देंगे आप। हमने फर्स्ट सेंटेंस लिया, सिंपल सा सेंटेंस है, राकेश हिंदी बोलता है। राकेश हिंदी बोलता है। अब यहां पर क्रिया क्या है? बोलना। और बोलने वाला कौन है? राकेश। ठीक है। अब बोलने वाला राकेश है, चूंकि यहां पर सब्जेक्ट दिया हुआ है तो मैं अंग्रेजी किस में बना दूंगा? टेंस में है। तो मैंने क्या लिखा? राकेश स्पीक। अब चूंकि राकेश एक वचन है, राकेश के लिए प्रोनाउन क्या आएगा? ही। और ही सीट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं? एस या ई एस। तो मैंने कहा राकेश स्पीक्स हिंदी, राकेश हिंदी बोलता है, तो ये एक्टिव वॉइस हो गया। और एक्टिव वॉइस की मैंने क्या विशेषता बताई थी कि एक्टिव वॉइस के अंदर जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा काम करता है। तो बोलने का काम कौन कर रहा है? राकेश। इसी बात को मैं यूं लिख देता हूं कि हिंदी राकेश के द्वारा बोली जाती है। देखिए इंग्लिश ये कहती है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हैं तो आप इंग्लिश एक्टिव वॉइस में बना सकते हैं और आप इंग्लिश पैसिव वॉइस में भी बना सकते हैं। मैंने कहा हिंदी राकेश के द्वारा बोली जाती है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएगा। तो मैंने क्या लिखा? हिंदी इज स्पोकन। अभी लैंग्वेज आपको पता है इजारेम के बाद आईएनजी आती है, लेकिन जब इजारेम के बाद थर्ड फॉर्म दी हुई होती है तो आप समझ जाइए कि सेंटेंस किस में है? पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में कभी भी सब्जेक्ट काम नहीं करता है। तो मैं यहाँ यूँ नहीं कह रहा हिंदी बोलती है, मैं कह रहा हूँ कि हिंदी इज स्पोकन, हिंदी बोली जाती है। किसके द्वारा? बाय राकेश। तो देखिए यहाँ तो मेरे पास दो रास्ते थे कि मैंने इंग्लिश एक्टिव वॉइस में बना ली और इंग्लिश पैसिव वॉइस में भी, क्योंकि सब्जेक्ट भी था और मेरे पास ऑब्जेक्ट भी था। लेकिन मैं अब तीसरा सेंटेंस लिख देता हूं कि राकेश बोलता है, राकेश बोलता है। ठीक है। अब मैंने कहा कि भाई बोलने वाला कौन? राकेश। अब आपने इंग्लिश बनाना शुरू कर दिया कि भाई राकेश सब्जेक्ट हो गया, स्पीक्स बोलता है, इंग्लिश किस में हो गई? एक्टिव वॉइस में। अब आपसे कोई कहे कि इस वाक्य की इंग्लिश आप पैसिव वॉइस में बनाइए, तो आप इंग्लिश पैसिव वॉइस में नहीं बना सकते। दिस सेंटेंस कैन नॉट बी चेंज्ड इनटू पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अब मैं फोर्थ सेंटेंस लिख देता हूं कि हिंदी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। अब टेंस तो ये प्रेजेंट सिंपल है, वही तायती आ रहा है, क्रिया बोलना है। अब बोलने वाला कौन? कोई नहीं। और जब बोलने वाला कौन? कोई नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, तो अंग्रेजी किस में नहीं बनेगी? टेंस में। अब मैं देखूंगा कि यहाँ तायती आ रहा है और अंग्रेजी में एक्टिव वॉइस में नहीं बना सकता क्योंकि सब्जेक्ट नहीं है, तो मुझे यहाँ पैसिव वॉइस में इंग्लिश बनानी पड़ेगी। और पैसिव वॉइस में मैं क्या करूँगा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाऊंगा। और ये मैं आगे चल के आपको सिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट को हम कैसे पहचान करें। अभी हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ हिंदी ऑब्जेक्ट है, लेकिन मैंने इसका ऑब्जेक्ट का क्या बना दिया? सब्जेक्ट। तो हिंदी इज स्पोकन, हिंदी बोली जाती है।
ये लैंग्वेज किस में हो गई, पैसिव वॉइस में। देखिए मैंने फर्स्ट सेंटेंस लिखा राकेश हिंदी बोलता है, राकेश स्पीक्स हिंदी। इस वाक्य में सब्जेक्ट भी है ऑब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट होने की वजह से इंग्लिश किस में बन गई, एक्टिव वॉइस में। ऑब्जेक्ट होने की वजह से अंग्रेजी किस में बन गई, पैसिव वॉइस में। और वैसे भी इंग्लिश में सब्जेक्ट का प्रयोग दो ही तरह से होता है, या तो सब्जेक्ट एक्टिव फॉर्म में मिलेगा और या सब्जेक्ट किस में मिलेगा, पैसिव फॉर्म में। पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट कभी भी काम नहीं करेगा। तो देखो यहाँ तो राकेश बोलता है, लेकिन मैंने यहाँ यूं नहीं कहा हिंदी बोलती है, मैंने कहा हिंदी बोली जाती है। ऐसे मैंने कहा राकेश बोलता है, राकेश स्पीक्स। चूंकि इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए अंग्रेजी पैसिव वॉइस में नहीं बनी। और मैंने कहा हिंदी बोली जाती है, चूंकि सेंटेंस में क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम अंग्रेजी किस में नहीं बना सकते, एक्टिव वॉइस में। अब मैंने आपको जो वाक्य दिए थे, जैसे मैंने कहा कि लंदन में 4 भारतीयों की हत्या कर दी जाती है, तो आप बिल्कुल मत घबराइए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। यू आर टू डिटेक्ट सब्जेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैंने देखा कि हत्या करना मेन वर्ब है, हत्या करने वाला कौन, कोई नहीं, तो इट मीन्स सब्जेक्ट नहीं है। और सब्जेक्ट नहीं है तो हम अंग्रेजी किस में बनाएंगे, पैसिव वॉइस में। अब ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, तायती आ रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस किस में बनेगा, इज आर एम में। तो यहाँ पर जो 4 भारतीय ऑब्जेक्ट है, मैं आपको फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। 4 इंडियंस, 4 भारतीय, ये मैंने ऑब्जेक्ट का क्या बना दिया, सब्जेक्ट। लेकिन यह सब्जेक्ट काम नहीं करेगा। अगर मैं इसकी अंग्रेजी ऐसे बना देता हूं कि 4 इंडियंस मर्डर, तो ये हो जाएगा 4 भारतीय हत्या कर देते हैं, मीनिंगलेस हो गया, क्योंकि वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है। और एक्टिव वॉइस में आप अंग्रेजी बनाओगे तो सब्जेक्ट काम करने लग जाएगा। तो आपने कहा 4 भारतीय हत्या कर देते हैं, जबकि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। मैंने कहा 4 भारतीयों की हत्या कर दी जाती है, तो हम क्या कहेंगे, 4 इंडियंस, 4 भारतीय, चूंकि बहुवचन है, आर मर्डर्ड, 4 भारतीयों की हत्या कर दी जाती है। तुरंत समझ जाइए लैंग्वेज किस में है, पैसिव वॉइस में। इन लंदन, लंदन में। और देख लीजिए मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो हमारा सब्जेक्ट होगा हमेशा नाउन फ्रेज होगा। तो ये कौन सा फ्रेज हो गया, एम एच, यानी मॉडिफायर हो गया, हेड वर्ड हो गया। लेकिन जो यहाँ सब्जेक्ट का हमने यूज किया है वो एक्टिव वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये पैसिव, क्योंकि पैसिव में कभी भी सब्जेक्ट काम नहीं करता। हमने यहाँ ऑब्जेक्ट का क्या बनाया है, सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ क्या इंग्लिश बनाई मैंने, 4 इंडियंस आर मर्डर्ड, 4 भारतीयों की हत्या कर दी जाती है इन लंदन। तो लैंग्वेज किस में हो गई, पैसिव वॉइस में। तो आज के बाद आपको जब भी आरएम के बाद थर्ड फॉर्म मिले तो आप तुरंत समझ जाइए कि लैंग्वेज किस में है, पैसिव वॉइस में। मैंने आपको एक सेंटेंस और दिया था, भारत में हिंदी बोली जाती है, भारत में हिंदी बोली जाती है। अब मैंने देखा टेंस तो प्रेजेंट सिंपल है, तायती आ रहा है, क्रिया बोलना है, बोलने वाला कौन, कोई नहीं। और जब सब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो वही रास्ता, हमें पैसिव वॉइस में जाना है। तो मैंने क्या लिख दिया, हिंदी। अगर मैं ऐसे लिखता हूं हिंदी स्पीक्स, तो ये तो मीनिंगलेस हो जाएगा, ये हो जाएगा हिंदी बोलती है। और मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं, क्योंकि अगर आप एक्टिव वॉइस में अंग्रेजी बनाओगे तो सब्जेक्ट काम करने लग जाएगा। तो यहाँ हिंदी सब्जेक्ट है और आपने कहा हिंदी स्पीक्स, तो इसका अर्थ हो जाएगा हिंदी बोलती है। और मैंने क्या कहा, हिंदी बोली जाती है। तो इसलिए आपको यहाँ इंग्लिश किस में बनानी है, पैसिव वॉइस में। हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया, भारत में हिंदी बोली जाती है। आपसे कोई कहेगा कि भाई यहाँ तो तायती आ रहा है, तुम इजारेम क्यों लिख रहे हो, तो उसको समझाना कि भैया तायती आ रहा है, बिल्कुल सही है। ये भी बताना प्रेजेंट सिंपल टेंस है, लेकिन उनको ये भी बताना कि इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है, और इस वजह से हमने इंग्लिश किस में बनाई है, पैसिव वॉइस में। और चूंकि पैसिव वॉइस जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है उसका किस में बनता है, इजारेम में। और पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो हमने लिख दिया हिंदी इज स्पोकन इन इंडिया। एक मैंने आपको लिखा था, भारत में प्रतिवर्ष अनेक त्योहार मनाए जाते हैं।
अब ये भी हिंदी का एक सेंटेंस है, क्रिया है मनाना। अब मनाने वाला कौन? कोई नहीं, तो वही लैंग्वेज किस में जाएगी? पैसिव वॉइस में। तो यहाँ अनेक त्योहार है, ऑब्जेक्ट है, अभी ये भी मैं फाइंड आउट करना सिखाऊंगा। इसका हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, तो मैंने क्या लिख दिया? मैनी फेस्टिवल्स, मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। भारत में प्रतिवर्ष अनेक त्योहार मनाए जाते हैं, एवरी ईयर, प्रतिवर्ष। तो ये भी लैंग्वेज किस में हो गई? पैसिव वॉइस। पिछली क्लास में हम जनरल इंग्लिश को रटते थे, फेस्टिवल आई लाइक मोस्ट, इस पे निबंध आ गया तो बार बार लिखते थे मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड, मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड। अरे आप बनाना ही सीख सकते थे कि ये मैनी फेस्टिवल्स है, आर लिख दिया क्योंकि ये लैंग्वेज किस में है? पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना है आपको कि इंग्लिश में जो सब्जेक्ट होता है उसका हम दो तरह से यूज करेंगे, या तो एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में। और आप ये भी जान चुके होंगे कि लैंग्वेज में पैसिव वॉइस की क्या वैल्यू है। लैंग्वेज में पैसिव वॉइस का ये सिग्निफिकेंस है कि अगर किसी भी हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है तो हम इंग्लिश किस में बनाएंगे? पैसिव वॉइस में। अब एक तो मैं कहता हूं कि रामलाल सोहनलाल की हत्या कर देता है, हत्या कर देता है। और एक मैं लिख देता हूं कि रामलाल की हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो देखिए इन दोनों सेंटेंसेज में अंतर है। यहां पर रामलाल है वो काम कर रहा है, सब्जेक्ट है, लेकिन यहां रामलाल ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का मैं क्या बनाऊंगा? सब्जेक्ट, क्योंकि यहां रामलाल हत्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो यहां तो इंग्लिश क्या बनेगी? हत्या करने वाला कौन? रामलाल। रामलाल मर्डर्स, फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया? एस। रामलाल किसकी हत्या कर देता है? सोहन की। तो इंग्लिश किस में बन गई हमारी? एक्टिव वॉइस में। तो एक है कि रामलाल की हत्या कर दी जाती है, तो मैंने क्या लिखा? रामलाल इज मर्डर्ड। ठीक है, अब इसकी हमने इंग्लिश पैसिव वॉइस में क्यों बनाई? क्योंकि यहाँ रामलाल हत्या नहीं कर रहा, रामलाल की हत्या की जाती है, तो मैंने कहा रामलाल इज मर्डर। और बाकी का कल डिटेल में हम फिर से पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट का एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में किस तरह से यूज किया जाता है। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, and thanks all of you for watching and supporting my YouTube channel persistently.